डेटा ले रहा हूँ मैं, ये मेरा मेन डेटा है। तो फिल्टर हटा दिया मैंने। तो देखो अब इसमें जो अपने पीवर्ड बनाए थे, इसी पीवर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहा हूँ मैं। आपने इंसर्ट में गए, देखो दो होता है रिकमेंडेड पीवर्ड टेबल। रिकमेंडेड पीवर्ड टेबल्स का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है उस डेटा को देख के वो खुद ही एक पीवर्ड बना देगा आपके लिए। तो देखो ये पहला पीवर्ड बनाया है रीजन और प्रॉफिट को लेके, अगला पीवर्ड बनाया रीजन और डिस्काउंट वाले कॉलम को लेके, आगे डिस्काउंट सेल्स प्रॉफिट करके है ना 2-3 कॉलम। अब ये यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे प्रॉफिट वाइज बना रहा है एंड डिलीवरी बेसिस पे बना रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही फिर ये स्टेट पे बना रहा होगा। अभी देखो ये कैटेगरी वाइज बना रहा है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी में बना रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी को लेके बना रहा है। तो सो मान ये इसना अपने हिसाब से बनाता रहेगा। इसमें से अगर कोई आपको बना बनाया पसंद आ रहा है, इस पर क्लिक करो, यहाँ से सिलेक्ट करके और वो बन जाएगा बना बनाया। इसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहो तो मॉडिफिकेशन कर भी पाओगे। तो ये रिकमेंडेड पीवर्ड टेबल आपका तभी बनता है जब आपका माउस खुद किसी डेटा सोर्स के अंदर हो, किसी डेटाबेस के अंदर होगा, तभी तो उस डेटा को पढ़ के वो रिकमेंड करेगा आपको बनाने के लिए। अगर आपको ब्लैंक पीवर्ड टेबल बनाना होगा तो ये काम नहीं करेगा। लाइक आपने यहाँ पे रखे हो और सोचो कि मैं अब रिकमेंडेड पीवर्ड टेबल्स पे जाऊँ, तो ये रिकमेंडेड पीवर्ड टेबल अब आपके लिए खुलेगा ही नहीं। ये बोलेगा कि पहले अपना एक डेटा सोर्स सेलेक्ट करिएगा। तो रिकमेंडेड की नीड्स वैसे नहीं पड़ती है, क्योंकि आप खुद से बना रहे हो। तो पहले जो डेटा सोर्स है वो डेटा सोर्स सही से सेलेक्ट करोगे, देन आप उसको लेके बनाओगे और रिकमेंडेड को नहीं। तो देखो यहाँ पे हमने अगेन ये डेटा लिया, पीवर्ड टेबल ले रहा हूँ। पीवर्ड टेबल में अगर मान लो कहीं ब्लैंक एरिया में हो तो भी आपका पीवर्ड टेबल बन ही जाएगा। देखो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ब्लैंक एरिया, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। नाउ क्लिक हियर, और अब आप करोगे ये आपका, अच्छा सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सॉरी। चलो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट बस इतना सा फर्क है, रिकमेंडेड में आपका नहीं बनता। वैसे जब ब्लैंक आई होप कि बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो आगे बनाएंगे, हम लगाएंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। तो देखो ये मेरा डेटा है। नाउ अगेन पीवर्ड्स पे चलते हैं। नए जगह पे पीवर्ड बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे पीवर्ड्स लेके आ गए। तो देखो मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे देखिएगा इस डेटा को, ये मेरा डेटा जो है ऑर्डर डेट है। अब ये सारा डेटा जो है मेरा वो 2015 का डेटा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेल्स बताऊँ रीजन वाइज अलॉन्ग विद द मंथ वाइज। तो इसमें जो मंथ है वो ऑटोमेटिकली पीवर्ड आपके लिए डिटेक्ट करेगा, आपको अलग से खुद नहीं कुछ करना। अच्छा, जो चीज़ें पहले की है वो चीज़ें डिलीट कर दूँ, अननेसेसरी चीज़ें, चलो कुछ नहीं डिलीट करने के लिए। तो देखो अब मैंने आपको बोला ना कि रीजन वाइज ले रहा हूँ मैं, या प्रोडक्ट वाइज ही ले लो। तो प्रोडक्ट कैटेगरी ले ली मैंने, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी लिया, 3 प्रोडक्ट कैटेगरी हमने रो में ड्रॉ किया। तो रो में ये नीचे फ्लो हो रहा है ऐसे। और मैं यहाँ पे सेल्स का कॉलम ले रहा हूँ मैं। तो ये सेल्स का कॉलम कहाँ पे है, ये सेल्स का कॉलम है, आपने ये रिपोर्ट्स ले लिया, ठीक है। नाउ अब आप क्या कर रहे हो कि आप चाहते हो ना कि ये जो है ये आपका मंथ वाइज शो करे कि फर्नीचर आपने जनवरी में कितना सेल किया, फरवरी में कितना सेल किया। अब देखो एक तो तरीका है कि आपने यहाँ से पकड़ो डेट वाला कॉलम, डेट वाला कॉलम, ऑर्डर डेट नहीं है क्या इसमें, ये है ऑर्डर डेट को पकड़ा आपने, लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ये बन रहा है। अब ये बार बार रिपीट होगा। सिमिलरली वैसे ऑफिस सप्लाईज के लिए भी जैन फेब मार्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी वैसे ही रिपीट होगा कि जनवरी में हमने फर्नीचर कितना बेचा था, 87,567। फिर फरवरी में हमने बेचे हैं 12,56,095 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रही है, अगर ये चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएगी तो देखो कितना मस्त बन जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ से हटाया,
हमने ला के ड्रॉ कर देंगे कॉलम्स में, मंथ भी हटा दीजिए, ला के ड्रॉ कर दिए कॉलम में ना। अब आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि जो फर्नीचर है, अब देखो जॉइंट फाइव बार बार रिपीट नहीं हो रहा, बट डेटा सेम शो कर रहा है, बट अपीयरेंस कितना अच्छा है, कितना प्रिसाइज है। जब आपको एक्सपेंड करने का मन करे इसे एक्सपेंड कर दोगे, जो 1 जनवरी 2 जनवरी ये तो कल ही देखे थे कोलैप्स एक्सपेंड, तो आप देख पाओगे, नहीं तो ऐसे पड़े रहने दीजिए मस्त एकदम। अब देखो ये चीज़ें इसलिए पॉसिबल हो पा रही क्योंकि जो डेट का होता है ना, जो अपना फीचर होता है, इसमें आप कुछ नहीं करते हो। अभी जैसे कुछ और भी होता ना, तो ये ईयर भी उसी के साथ हायरार्की बन जाती है। अब ईयर 2015 है तो इसका बना नहीं तो ईयर का भी बनता है। ईयर एक्सपेंड करते तो ईयर के अंदर में मंथ मिलता, मंथ एक्सपेंड करोगे तो फिर उस महीने में इंडिविजुअल तारीख बनेगी जो भी होगा। तो ये इसकी फीचर है कि वो डेट को, अब जैसे देखो यहाँ पे डेट नहीं दिखाना है, मैं चाहता हूँ खाली महीने महीने का दिखाई दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज़ें हैं, यहाँ से पकड़ो इसे, डेट को बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे देखो खाली मंथ पड़ा है, तो ऑर्डर जो डेट थी ना, इस ऑर्डर डेट से ही सारी चीज़ें डिराइव हो रही है, सॉरी इस ऑर्डर डेट से सारी बातें डिराइव हो रही है। तो इसमें से आपने डेट निकाल दिया, तो अब देखो ये मंथ का दिखा रहा है आपको। अदरवाइज दूसरा जो तरीका होता है, इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे ना आपका जो डेटा है, इसी डेटा में आप एक कॉलम ऐड कर लोगे, हेल्पर कॉलम, चाहे यही बगल में ऐड करो, जहाँ मन करे वहाँ पे ऐड करो। तो आप यहाँ पे नाम दे दोगे मंथ, और ऐसे करके आपको पता है मंथ करके एक फंक्शन होता है, तो मंथ नेम टेक्स्ट यूज करेंगे, इसका नाम लेना है जनवरी फरवरी, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के फॉर्मेट में देखता वो। तो हमें ये दिखाना है, जैसे जैन होगा तो JAN, अरे सॉरी MMM, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ये जहाँ पे जनवरी फरवरी होगा, ये आपको उस तरीके से दिखाई देगा मस्त एकदम। तो देखो लाइक ये वाला देखो, ये 5वां महीना है तो मई दिखा रहा है 5/12/2015 समझे। फिर ये इसे आप कॉल करिएगा, ये इससे निकाल रहे हो फॉर्मूला के जरिए, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार होता है कि डेट फॉर्मेट सही से सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आप फिर से सेलेक्ट करोगे रेंज, क्योंकि हमने एक कॉलम ऐड किया एक्स्ट्रा ना, तो ये अभी उस रेंज में आया नहीं है। मेरा डेटा सोर्स से जेड तक ही उस टाइम हमने सेलेक्ट किया था, तो फिर से यहाँ से सेलेक्ट करोगे आप, पूरा ये अपीयर होने लगेगा। अब देखो ये वाला आपने निकाला है, इस पीवट को मैं कॉपी कर देता हूँ, मैं आपको डेटा वैलिडेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैंने देखो कल बोला था ये इस चीज़ का कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे ये दिख रहा है वैसे ये भी दिख रहा है, तो दोनों क्या सेम पीवट है? नहीं, दोनों डिफरेंट पीवट्स हैं इंडिविजुअली, दोनों का नाम अलग होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब देखो जब डेटा एनालाइज करते हो तो आपको एक बात पता करनी होती है भाई, कि हमारा सेल्स घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यार ना कंपेयर करो कि जनवरी से सेल्स का, जनवरी और फेब का मेरा सेल्स का फ्लो क्या रहा, तो वो बढ़ा या घटा। या फिर मैं कहूँ कि फरवरी और मार्च का कंपेयर करो, यानी हर एक का एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, और जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ें आप एनालाइज करोगे। वैसे ही अगर ये हमारा ईयर वाइज डेटा होता तो ईयर के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे कैलकुलेशन यानी शो अप करते कि हमारा डेटा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखो वो कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखो आ रहा है शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो देखो यहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल से। तो देखो ये चीज़ें आपको बता रहा है कि हमारा जो फर्नीचर है, ये जो मेरा फर्नीचर है, ये फर्नीचर का टोटल जो आपने सेल्स जनरेट करी है, आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ये जो फर्नीचर है टोटल सेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है। तो लाइक देखो मेरा टोटल जो सेल्स है 19,24,337 है। फर्नीचर जनवरी महीने का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपका 87,567.19 डिवाइडेड बाई टोटल से कर दोगे 19,24,337.88। एक्यूरेट वैल्यू आएगी, डेसिमल ले रहा हूँ। तो देखो आ रहा है ना, इसे परसेंटेज में आप बदलो तो ये परसेंटेज में शो करने लगेगा। ये राउंड अप हो गया,
बड़ा कर लीजिए डेसिमल वैल्यूज एंड आप देखो 4.55 करके आ रहा है। ठीक है, तो इतना परसेंटेज फर्नीचर का कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से ये वाला नंबर से देखो पढ़ना हमेशा आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि किसका कितना हिस्सा है, मतलब कितना परसेंटेज सेल हो रहा है और किसका पुअर परफॉर्मर है। तो ये चीज़ें बहुत ईजिली मतलब आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे, rather देन इतनी बड़ी नंबर पकड़ना और पहचानना दैट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। ये आपके लिए बहुत ईजी है रीड आउट करना। एंड यहाँ पे जो है इन सब का आपस में जोड़ के एक परसेंटेज बन रहा है कि जो कि 34.33% हो रहा है। और ऑफिस सप्लाईज का सारे महीने का मिला के हो रहा है 28.65%। तो देखो जो आपने ग्रैंड पे लगाया, ग्रैंड का मतलब जो होगा कि ऑल ओवर टोटल जो मास्टर एक सिंगल नंबर सेल बन रही पूरी सेल्स को मिला के वो है ये 19,24,000। इस पे जो परसेंटेज निकाले हो आपने। बात समझ आ रही ना? यस सर। और वो परसेंटेज का एक और बार बताइएगा तो कैसे आएगा? अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, ये हटा देता हूँ, पहले जैसा था वैसा कर दिया, दोनों सेम लग रहे हैं यार ये। ठीक है, दोनों सेम जैसे लग रहे हैं तो कुछ नहीं करना, माउस रखना है यहाँ पे, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शो वैल्यू एज। तो आप कैसे दिखाना चाहते हैं, जो है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, यानी ग्रैंड टोटल का जो भी ये सारी वैल्यू है उसका परसेंटेज शो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रैंड टोटल। तो जो मेरा टोटल सेल्स हो रहा है ये नंबर हो रही है ना, पूरे सबको जोड़ोगे तो यही नंबर मिलेगी। लाइक जनवरी में फर्नीचर का, फेब में फर्नीचर का एंड सो ऑन, फिर ऑफिस सप्लाईज का, टेक्नोलॉजी का एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स मिल रही है 19,24,000 वाला। तो परसेंटेज आप ग्रैंड टोटल पे आप कर रहे हो तो ग्रैंड टोटल पे ये परसेंटेज में बदल गया। तो ग्रैंड टोटल अपने आप में 100% होगा ही होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू है। और ये आपका है जो कि ग्रैंड टोटल हो रहा है इंडिविजुअल मंथ का, ये इस तरीके से चल रहा है, ऐसे कैलकुलेशन चल रहा है ये। यानी कि जनवरी में जो टोटल किया आपने सेल्स वो 14.8%, 14.28% है आउट ऑफ 100%। फरवरी में वैसे 16.95% है आउट ऑफ 100%। एंड सिमिलरली अगर आप खाली फर्नीचर की बात करोगे तो फर्नीचर का वैसे देखोगे 34.33%। तो आप डेटा दोनों डिमेंशन में शो आउट करा रहे हो। क्लियर है? यस सर। चलो इसे कॉपी करता हूँ, इसे मैंने रखा खाली आपको इसलिए ना कि इससे से वैलिडेट कराऊँ मैं, कोई खास मीनिंग नहीं इसका। इसको कॉपी किया हमने, एक और पीरियड बना लिया, इसी को कॉपी करके नहीं तो फ्रेश पीरियड बनाओ। अब अगला जो इसमें है शो वैल्यू ऑज पे जाइएगा और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो देखो ये कॉलम के बेस पे टोटल बनेगा। अब कॉलम के बेस पे टोटल क्या बन रहा है, ये है जैसे कॉलम, ये आपका कॉलम ऐसे है भाई तो ये ऐसे बनेगा। नाउ लाइक कि जनवरी में जो टोटल सेल्स है वो है 2,74,766 है। ठीक है, अब इसमें एक सेल हो रही है 8,87,567 की। तो जो टोटल नंबर है 2 लाख का 87,000 कितना होगा, नियर अबाउट 30% के आसपास होगा। तो ये कॉलम वाइज परसेंटेज बन रहा है आपका, ना कि पूरा एक सिंगल वैल्यू के मास्टर वैल्यू पे नहीं बन रहा है, आपकी बार कॉलम वाइज बन रहा है। ठीक है, तो जनवरी का 100 कॉलम। हाँ, जैसे जनवरी का पूरा हो गया भाई 2,74,000 ना, तो अब जनवरी में फर्नीचर का है 87,567, तो इसका है 31%। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 87,567 डिवाइडेड बाई 2,74,766 को डिवाइड करोगे तो इतना मिलेगा। वैसे भी देख के पता लग रहा होगा कि ये लगभग 3 गुना होता है, 2,74,000 87,000 का 3 गुना होगा, है ना। तो 30% नियर अबाउट कुछ ऐसा होगा मोटा मोटा। ये कॉलम में फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, ऐसे। और ऐसे भी अब रो में भी कर सकते हैं ना? हाँ, रो में भी कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे इसने जो बता रहा है ना, ये ऐसे बता रहा है, ये इसका ठीक है।
तो देखो ये ऐसे बता रहा है इस तरीके से। तो ये जो है ये अब आपकी रो वाइज हो रही 34.33%, ठीक है। बट इसका अपने रो वाइज किया जो कैलकुलेशन हो रही, दैट्स फाइन। इसको आप ये नहीं समझ सकते कि कह नहीं सकते कि ये भी ऐसे ही हो रहा, ठीक है। ये ऐसे हो रहा होगा, ये इसी बेस पे ऐसे हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे हो रहा है, ये इसका अपना ऐसे हो रहा है, हर एक का अपना अलग अलग रो में ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे कॉलम्स में चल रहा है। जैसे ये है 6,60,000 है ना भाई, तो आप अगर इसे डिवाइड करके देखो 6,60,000 डिवाइडेड बाई इससे, तो आपको देखो नंबर तो ही मिले 34.33% मिल रहा है ना, तो ये नंबर से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली आप रो वाइज भी कर पाओगे आसानी से। तो ये रो वाइज है, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो अब ये रो वाइज चलेगा, तो रो वाइज करोगे भाई। तो अब ये ऐसे फर्नीचर में हर एक महीने का कितना कंट्रीब्यूशन है, अब फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फर्नीचर, सॉरी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्नीचर का जैन में है 13%, फरवरी में है 19.02। अच्छा चीज़ देखो नोटिस करा आपने, अब आपने अब की बार किया ना, तो इसकी कॉलम की ना साइज कम या ज़्यादा हो गई। देखो कॉलम की साइज ये यहाँ पे है ऐसा आ गया, जब वैल्यू अनरीडेबल हो, इसमें वैल्यू ज़्यादा लिखी गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसे थोड़ा बड़ा करो, इसकी विड्थ बड़ा करोगे तो ये दिखने लगेगा। देखो ये फैलते ही सही से पढ़ पा रहे हो। या तो कोने पे रख के माउस डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज को एडजस्ट कर लेगा, जितनी उसे नीड होगी उतना ही एडजस्ट करेगा। या तो आप इसे पकड़ के ज़बरदस्ती छोटा बड़ा करो। तो देखो अब की बार मैंने इसे बड़ा तो कर दिया है। अब इस पीवट को अगेन मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखिएगा रिफ्रेश करते ही फिर से पुराने स्टाइल में चला गया। अपने ये जो मैंने फॉर्मेटिंग्स दी थी उसे नहीं फॉलो कर रहा। तो आप राइट क्लिक करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पीवट टेबल ऑप्शन। इसमें कुछ और ऑप्शन से बात कर लूँगा मैं। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विद ऑन अपडेट्स, यानी कि ये ऑटोमेटिकली फिट कर ले रहा है, इसे अनचेक कर दीजिएगा आप। ओके करिए। नाउ अब इसकी साइज में अगेन बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 को छोड़ देता हूँ मैं, आपको समझ आएगा। तो नाउ रिफ्रेश किया आपने। अब देखो किस में किया था यार, सॉरी भूल गया मैं। अच्छा इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग करनी है हमें कि वो वाला ना बदले। बदल तो ये वाला रहा है ना, माउस इसमें रखा हूं मैंने और इसकी कर रहा हूं फॉर्मेटिंग्स, और इसी के लिए मैं मना करूंगा। मैं अनचेक कर दिया ऑटो फिट के लिए। अब इसे रिफ्रेश करूंगा मैं, तो ये नहीं बदल रहा है। नहीं यही है, दोनों अनचेक कर दिया, ऑटो फिट को, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग को भी कर दिया मैंने। अब इसे रिफ्रेश करिएगा। इसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, एक सेकेंड। 3 पीवट बनाए हैं, तो मुझे लगता है वैसे ऑटो फिट से जो हो जाता है सही चला जाना चाहिए मेरी प्रॉब्लम्स। अब करके देखूं, फिर से हो रहा है। अच्छा एक बार आप लोग अपने में देखिएगा, ये होना नहीं चाहिए वैसे आइडली मेरे अकॉर्डिंग। मना कर दिया अपने, तो ये मतलब डेटा के हिसाब से वो सेल अपने आप बड़ा हो जाएगा ना, ताकि वो वैल्यू दिखे अपन। बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है वो, मतलब एडजस्ट कर लेगा अपना। हाँ अगर आपने साइज इतना बड़ा दिया है, रिफ्रेश कर रहे हो ना, तो ये छोटा हो जाएगा। छोटा है तो बड़ा भी होना चाहिए उसे,
लेकिन ये मैं इसे जब मना कर रहा हूँ तो ये इसे नहीं कुछ करना चाहिए खुद से, जो साइज मैंने दे रखी ना वहीं पे रुका रहना चाहिए इसे। लास्ट टाइम और चेक कर लेता, नहीं तो फिर बाद में चेक करके बताऊंगा। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, ये दोनों फिक्स किया मैंने। आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरे से हो नहीं पा रहा। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है ना, अगला आगे बढ़ते हैं। तो इसके नीचे बना रहा मैं, या इसी में बना देता हूँ, चलो कोई नहीं ना। देखो अगला अगला जो ऑप्शन है आपके लिए वो है, कहाँ पे थे हम, शो वैल्यू एज। ठीक है, देखो पेरेंट एक और ले लेता हूं मैं। अगला ऑप्शन जो है इसे मैं नॉर्मल पहले जैसा कर देता हूं मैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ें मैं और ले लेता हूं। देखो मैं ये चीज़ें बताने के लिए आपको ले रहा हूं मैं, कहाँ गया, ये है। अब ये सारे काम कर लोगे डिफरेंस फ्रॉम। अब डिफरेंस की मैं बात करता हूं तो डिफरेंस फ्रॉम में मैं कुछ लेता हूं मैं। ठीक है, तो एक बार ऐसे बता देता हूं, उसके बाद लेता हूं। तो देखो डिफरेंस फ्रॉम में हमने किया कि यहां पे मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये देखो जो है प्रोडक्ट कैटेगरी। अब प्रोडक्ट कैटेगरी एक ही है मेरा, तो इसमें दो चीज़ों के बेस पे मुझे बताना है। एक पेरेंट होगा, तो वो मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो सब कैटेगरी ले लिया, प्रोडक्ट के अंदर सब कैटेगरी है। अब ये मेरा वर्क करेगा मस्त एकदम। डिफरेंस फ्रॉम, तो देखो डिफरेंस फ्रॉम में है चेयर मैट्स। चेयर मैट्स इसमें कहाँ से आ गया प्रोडक्ट में हमारे, चेयर एंड चेयर मैट्स। अच्छा ठीक है, नाउ देखो है, मुझे लगा कि इसमें चेयर नहीं है, ये दो डेटा है हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम में देखो हमने बोला कि हमारा जो बेस फील्ड है ना, प्रोडक्ट सब कैटेगरी है। तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए कि किसके बेस पे आप दिखाना चाह रहे हो। तो मैंने बोला जो मेरा है प्रोडक्ट का है, जो कैटेगरी है ये मेरा होगा। और ये बेस फील्ड क्या होगा, प्रीवियस। प्रीवियस मतलब उसके पीछे वाली। ठीक है, ये अपने पीछे वाले से डिफरेंस बताएगा कि कितना डिफरेंट है। तो एक बार इससे पहले मैं नंबर्स में चेंज कर दूं, मैं नंबर्स में हो गए। अब देखिएगा डिफरेंस फ्रॉम आपने ये लिया। देखो अब बोल रहे हो कि प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये वाली प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है। जो नीचे वाली कॉलम है जो सब कैटेगरी है, ऊपर वाला कॉलम जो है प्रोडक्ट कैटेगरी है। प्रोडक्ट की सब कैटेगरी में आपने ले लिया प्रीवियस। तो देखो प्रीवियस ये पीछे वाले से डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके बता रहा है ये। अगर आप इसे देखो, ध्यान से देखो, कॉपी करूं इसी का यहाँ पे, और इस पे जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को नो कैलकुलेशन कर दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब जो पीछे वाली से ये कैलकुलेट करके बता रहा है। अब देखो बुक केसेज अपने इसके पीछे कोई है नहीं कि ये उससे अपने आप को सब्सट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बुक केसेज में आपको नथिंग शो कर रहा है। ये वाला जो आइटम्स हैं, ये वाली सब कैटेगरी की आइटम्स है, यही वाला आपने लिया हुआ था वहाँ पे। तो देखो ये चल कैसे रहा है, ये फ्लोट कैसे हो रहा है। इसका फ्लोट कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये अपने पीछे वाले से सब्सट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे अगला जो है, अब चेयर्स जो है बुक केसेस से सब्सट्रैक्ट होगा, और ये ऑफिस फर्निशिंग अपने पीछे वाले से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ऑफिस फर्निशिंग चेयरमेट्स वाले से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो ये कैसे हो रहा है,
देखिए बुक केस की वैल्यू है, सॉरी चेयरमेट्स की वैल्यू है 40,394.15। आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो किस से, इससे 20,284 वाले से भाई। तो आपकी, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, 20,109 मेरा आ रहा है 20,112। ये गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है कुछ, बुक केसेज 20,284.38 माइनस 394, गलत लिखा है मैंने, ये 397 लिख दिया है मैंने, सॉरी 40,394.15 माइनस ये वाली वैल्यू बुक चेयरमेट्स की, और सब्सट्रैक्ट करूंगा प्रीवियस वाली वैल्यू, तो बुक कैसेज में है 20,284.38। ठीक है, ये है। तो देखो आपकी ये वाली वैल्यू मिल रही है 20,109.77। सो सिमिलरली ये अब जैसे ये यहाँ पे आ रहा है ऑफिस फर्निशिंग का, तो ऑफिस फर्निशिंग की वैल्यू कितनी भाई 19,506, और ये है चेयरमेट्स की वैल्यू 40,394। तो 19,506 में से 40,394 घटाओगे तो आपको माइनस में वैल्यू मिलेगी जो कि 20,887 है, एंड सो ऑन ये चीज़ें चलेंगी। तो देखो ये चीज़ें अभी आपने जो किया है, चीज़ें डिपेंड्स करती है कि आपको किस तरीके से शो आउट कराना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कई सारे शॉप्स होते हैं और आपको अपनी हर एक शॉप से मतलब कंपेयर करना होगा कि ये शॉप उस शॉप से अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, या मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो डेटा है वो ईयर वाइज होता, कि जैसे फर्नीचर 2020 में जनवरी में हमने इतना बेचा, फरवरी में इतना बेचा, मार्च में इतना बेचा। दूसरी रिकॉर्ड जो होगी 2021 में जनवरी में इतना बेचा, फरवरी में उतना बेचा, मार्च में उतना, 2022, 2023 सो ऑन ऐसे डेटा होता। तो आप उस हर एक ईयर का इंडिविजुअली मंथ के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ रही या घट रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, अगले साल के कंपैरिजन में। तो आप इसी तरीके से वो चीज़ें एनालाइज करते। समझ आ रही है? दीक्षा समझ आ रही है आपको? हाँ सर, और सर बोल रहा हूँ कि ये हमेशा सर रो वाइज ही फ्लो आउट होगा क्या? दोनों मतलब ऐसे दोनों column wise? ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है। अब देखो ये डिफरेंस फ्रॉम करके है। अब यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो ना कि नहीं मुझे मंथ वाइज बताओ, तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया आपने। तो जो भी अपने अपने पीवर्ड्स में चीज़ें ली है, 3 चीज़ें ली है ना, देखो आपने एक प्रोडक्ट कैटेगरी ली है, ये फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, ये प्रोडक्ट कैटेगरी हैं। और ये बुक केसेस, चेयर, चेयरमेट्स, ऑफिस सब फर्निशिंग, टेबल्स, अप्लाइंसेज, बाइंडर्स, लेबल्स, पेपर्स, ये सब कैटेगरी हैं। और ये वाला मंथ है, यहाँ पे यहाँ से देख लो भाई, एक मंथ लिया आपने, प्रोडक्ट कैटेगरी लिया, प्रोडक्ट सब कैटेगरी लिया हो आपने। मंथ वाइज चलना है तो मंथ ले लो। अब पिछले मंथ से आप कंपेयर कर रहे हो, तो यानी कि अब आप कंपेयर कर रहे हो फेब का जैन से, तो आप जानोगे कि हम आगे बढ़ रहा है हमारा बिजनेस, यानी कि पिछले महीने से हमने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, तो आप प्रीवियस मंथ लोगे। एंड नेक्स्ट मंथ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे प्रीवियस लिखा है ना, तो आप नेक्स्ट भी कह सकते हो, या कोई एक पर्टिकुलर मंथ भी चूज कर सकते हो कि आप कह दोगे कि सारे, जैसे जनवरी को ना अप्रैल से अप्रैल ले लिया अगर आपने, तो इसका मतलब होगा जनवरी का अप्रैल से कंपेरिजन करोगे, फरवरी का भी अप्रैल से कंपेरिजन करोगे, मार्च का भी अप्रैल से कंपेरिजन करोगे, मई का भी अप्रैल से कंपेरिजन करोगे, और कंपेयर करोगे, देखोगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर मंथ करके प्रीवियस करोगे तो ये मंथ के रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू दे पाएगा। तो देखो अब जनवरी के पीछे तो कोई है नहीं भाई, तो जनवरी अपना खुद कहाँ से देगा, तो ये फैब से देना शुरू करेगा आपको। तो फैब का जो आप ले रहे हो, ये प्रीवियस जनवरी वाले से सब्सट्रैक्ट होके मिल रहा है आपको। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना?
नहीं सर, और जो हम प्रीवियस ले रहे हैं बेस वैल्यू में, वो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। अगर मेरे को बोला जाए कि एक नॉर्मल वैल्यू है, उसके अराउंड मेरे को कैलकुलेट करना है। नहीं, नॉर्मल वैल्यू मतलब आप खुद इसमें वैल्यू पुटअप करने के लिए बोल रहे हो? आई थिंक वैसा नहीं इसमें ऑप्शन। आप अपना खुद का वैल्यू नहीं डाल सकते इसमें। इसी पीवट में जो वैल्यू, वही वैल्यू आप यूज करोगे यहाँ नहीं पे। नहीं, जो बेस आइटम है, हाँ। हाँ, आपके पीवट में होनी चाहिए वो बेस आइटम में, मतलब पीवट का ही अच्छा, पार्ट मेरे को होना बोला चाहिए जाए वो। कि एवरेज एक वैल्यू है, तो वो सब पुटअप नहीं कर सकते। हाँ, आप यहाँ पे खुद से वैल्यू नहीं लिख सकते हो। अब जुगाड़ लगा सकते हो, आप अपने डेटा सोर्स में ही जाओ, डेटा सोर्स में जाके एक कॉलम डाल दो, फिर सेलेक्ट कर लेना, उसमें वही वाली वैल्यू डालना जो आप चाहते हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो। तो इससे आपने मतलब देखो, ये सारे कैलकुलेशन क्विकली कर पा रहे हो। ठीक है, मैं नॉर्मल कर देता हूँ, जो हमेशा दिखना चाहिए वैसा कर दिया हमने। बगल में मैंने रखा था कि इससे कंपेयर हो पाए रियल वैल्यू से। तो इसी तरीके से और भी कंट्रोल्स हैं, वो सारे कंट्रोल्स आप चाहो तो हासिल करना कर लो। लाइक देखो, अब जैसे आप रनिंग टोटल देखना चाहते हो, देखो रनिंग टोटल क्या होता है। रनिंग टोटल आपके लिए ये होता है भाई, देखो मैं मंथ पे लेता हूँ मैं, ठीक है, आपका मन जिस पे करे उस पे लो। मैं मंथ के रिस्पेक्ट में लेता हूँ मैं। मैंने तो मंथ के रिस्पेक्ट में लूँगा तो ये लेफ्ट से राइट साइड को फ्लो होगा, और आप कैटेगरी के रिस्पेक्ट में लूँगा तो अप साइड टू डाउन साइड ये फ्लो आउट होगा। तो मैंने मंथ के रिस्पेक्ट में लिया, तो रनिंग टोटल क्लिक ओके। तो देखो अब रनिंग टोटल में क्या हो रहा है कि ये वाली वैल्यू जनवरी की ठीक है, 20,284 शो हो रही है, दैट्स फाइन। फरवरी में आपने सेल किया 12,060, तो इस पॉइंट पे जो अपने पीछे वाले को जोड़ के दिखाएगा, यानी 20,000 प्लस 12,000 ये हो जाएंगे आपके 32,000 के आसपास होंगे। तो देखो ये 32,000 यहाँ पे शो करा फरवरी के सामने। सिमिलरली जब अपने मार्च में आ रहे हो, जिस टाइम पे आप मार्च में हो, तो मार्च की वैल्यू जो है 35,000 समथिंग कुछ शो कर रही है। देखो 35,944, तो ये तीनों जुड़ेंगे, 20,000 प्लस 12,000 32,000 हो गए, और ये 35,000 जोड़ा आपने, ये हो चुके लगभग 70,000 के आसपास। तो देखो 70,000 के आसपास ये मार्च पे है। यानी कि जैसे जैसे रन कर रहे हो, जैसे जैसे आप मूव आउट कर रहे हो, हमने मंथ के रिस्पेक्ट में लिया था तो इसका समेशन मंथ के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सारी जोड़ी जा रही। तो ये चीज़ें आपके लिए उस केस में हेल्पफुल होती है कि जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि यार आज तक आपने कितना सेल करा, तो जो भी नंबर्स होगा आप सबका जोड़ के बताते हो। तो अब किसी भी पॉइंट में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि अभी मतलब जून तक कितना सेल्स हो चुका है, मई तक कितना सेल्स हो गया, तो शुरू से लेकर सारे जोड़ के एक स्पेसिफिक नंबर मिलेगी रन होते हुए, मतलब सम अप होते हुए फ्लो वाइज। तो आप वो एग्जैक्ट नंबर कह सकते हो। जैसे मैं पूछूं कि मार्च तक कितना सेल्स हुआ था, तो आप बताओगे जैन फेब मार्च तीनों का जोड़ोगे। मई तक पूछूं तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, मई तक का जोड़ के बताओगे। तो आपको ये समड अप होके मिलती है, आपको इसमें से अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये रनिंग लिया था, रनिंग टोटल आपने मंथ वाइज। ऐसे ही नीचे के फ्लो में लोगे तो नीचे के फ्लो में ले सकते हो। अब शॉप वाइज लो, चाहे जोन वाइज लो, चाहे यहाँ पे ईयर वाइज हो, तो आप दोनों वे में कह सकते हो। एक्चुअल में ये कैटेगरी है तो इसके वे में लेना थोड़ा सही नहीं बात बन रही है, ये अलग कैटेगरी, बट आप चाहो तो ले सकते हो, काम करेगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कह सकते हो। वैसे ही यहाँ पे रैंक है, रैंकिंग, दो तरीके की रैंकिंग देने का आपके पास ऑप्शन है। रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू उसका रैंक 1 होगा, और स्मॉलेस्ट में होगा जो सबसे छोटी होगी उसकी रैंक 1 होगी। फिर जैसे जैसे बढ़ोगे उसका रैंक बढ़ता चला जाएगा। तो रैंक को अगर मैं करूँ, मैं रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो अब देखो ये पूछ रहा है कि किसके बेस पे रैंकिंग बना रहे हो भाई। तो चलो मैं कह देता हूँ, लाइक जैसे फर्नीचर, सॉरी ये क्या नाम है, सब कैटेगरी के बेस पे बना रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, जिस पे चाहिए बनाना उसको आप बना सकते हो, तीनों कॉलम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मैं सब कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ मैं।
तो देखो ये रैंक बन गई। यानी जो टेबल की सेल्स है, टेबल का सेल्स हमने शॉर्ट में लिया, जो सबसे छोटी है टेबल की सेल्स वो है। तो कितना आप यहाँ से देख लो, ये मैंने प्योर डेटा रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, 7382। सबसे बड़ी वाली सेल्स 4th नंबर की है, तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी सेल्स इसी की है, चेयर एंड चेयरमेट्स की। तो यहाँ पे आप देखो इसकी सेल्स है 40,000, सबसे बड़ी यही सेल्स है। ठीक है, तो ये रैंक वाइज था। तो यहाँ से भी देख के डिसाइड इजीली किया जा सकता है कि सबसे बड़ी सेल्स किसकी है, सबसे छोटी सेल्स किसकी है। बट ये खाली रैंक है, नो कैलकुलेशन करो, नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। अब जो डबल क्लिक कर रहा था ये वही वाला है, शो डिटेल्स वाला है। तो जहाँ पे अपने माउस रखे हो ये उसका डिटेल्ड डेटा निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने माउस रखा है यहाँ पे, या तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो मैंने देखो माउस रखा है ऑफिस सप्लाईज के अंदर एनवेलप में जनवरी महीने पे, तो शो डिटेल्स पर क्लिक करिए, तो देखो ये उसी का खाली डेटा निकल के आया है आपके पास। डेटा निकल के एनवेलप का और जनवरी महीने का। तो ध्यान से देखिएगा, 580 हो रहा है ना, तो ये 580 यहाँ पे भी बन रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं बन रहा होगा। तो देखो ये एनवेलप का ही है, कौन से महीने का, खाली जनवरी महीने का, जिसकी ऑर्डर डेट जनवरी है। तो देखो ये जनवरी का ऑर्डर डेट है, खाली जनवरी मंथ फर्स्ट है। यही वाला सेल्स था ना, आप यहाँ नीचे देख लो 580.5 बन रहा है। तो जिसका क्लिक करोगे उसका डिटेल्ड डेटा सेट निकल के आपको दे देगा कि ये कैलकुलेशन बन कैसे रही है। तो उसका ऑफिस सप्लाईज पूरा का पूरा फिल्टर आउट करके डेटा देगा आपको। इसमें कोई डाउट नहीं ना अभी तक? नहीं सर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ कम टू द अगेन सी, जैसे देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, ठीक है, और ये हमने टैक्स में क्या है 3% का टैक्स कैलकुलेट किया गया है। 3% का टैक्स हमने प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया, और पीवट में आपको यही काम करना है। तो जनरली लोग क्या काम करते हैं कि अपने डेटा सेट में आके ये एक हेल्पर कॉलम ऐड करेंगे जितने % का टैक्स देना हो। लाइक हमें टैक्स पीवट में ही कैलकुलेट करना होता कि कैटेगरी वाइज हम कितना टैक्स जनरेट कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, या मंथ वाइज तो कुछ भी, या रीजन वाइज, सिटी वाइज, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर पा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 3% का टैक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने वहाँ पे हेल्पर कॉलम बनाए हो, तो ये उस कॉलम के बेस पे आ रहा। ना सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आपको ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है, कुछ भी कैलकुलेशन ऐसा करना हो, ठीक है, तो लाइक जैसे जो प्रॉफिट है, और मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट में हमें कुछ मतलब कोई कैलकुलेशन मैं मान लेता हूं कि प्रॉफिट में कितना सेल्स पे आपने टैक्स दे दिया है। चलो लाइक मैं कहता हूं कि प्रॉफिट में कुछ चीज़ें आपको शेयर करनी है, ठीक है। मैं कहता हूं प्रॉफिट पे चलो सेल्स टैक्स की बात कर लेता हूं कि प्रॉफिट में 2% का टैक्स आपको देना है अपने जो भी पार्टनर होंगे, एज ए लॉयल्टी जो भी देना हो, तो 2% का। तो आप यहाँ पे भी एक हेल्पर कॉलम ऐड करते और 2% का प्रॉफिट पे आप कैलकुलेशन करते। बट अब जो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो ये पीवर्ड्स में किसी को भेजोगे तो वो चीज़ें यहाँ से देख के कैलकुलेट कर पाते, उनको ये बात समझ आती है कि ये कैलकुलेशन कैसे किया गया। बट नाउ आप चाहते नहीं हो कि आपके डेटा सोर्स में वो कैलकुलेशन में लिखूँ। लाइक आप सिंपली कहूँ तो आप ये नहीं चाहते कि आप अपने डेटा सोर्स में कोई कॉलम ऐड करो, तो ये काम ऑन द फ्लाई करी जा सकती है। ये आपका है ना पीवर्ड, तो उस पीवर्ड पर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, यानी यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो अच्छा यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ये एनालाइज में आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला ऑप्शन, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स।
यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेटेड आइटम का। तो कैलकुलेटेड आइटम क्या होता है? कैलकुलेटेड आइटम एक फॉर्मूला होता है और जो एक कॉलम के जैसा ट्रीट होगा। अभी देखिएगा, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, कैलकुलेटेड फील्ड को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप इसका एक नाम दे दो, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉयल्टी। अब जो भी आपको कैलकुलेशन करानी है, लाइक जैसे देखो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। अब चाहे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करो, कॉन्केटिनेट करो, जो मन करे वो करो, आप फ्री हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टैक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। मैं प्रॉफिट पे 2% का टैक्स। तो देखो आप यहाँ पे कॉलम हाथ से टाइप कर सकते हो, या यहाँ पे वो कॉलम खोजो, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। अगर डबल क्लिक से नहीं जाता है तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे, ये वहाँ पे चला जाएगा। तो देखो जितनी बार करूँगा मैं डबल क्लिक, ये जाएगा। या तो फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, इंसर्ट में करूँ, चला आया। अब जो भी मतलब आपको फॉर्मूला बनाना है बना लो। तो मैं 2% का कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 0.02 से, हो गया 2% ने। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, लॉयल्टी के नाम से बन जाएगा। ऐड करूँगा तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से और भी फॉर्मूले बना सकते हो। जो भी फॉर्मूला बनाओगे ना, इस लिस्ट में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो जिसे सेलेक्ट करोगे उसका कैलकुलेशन भी अगेन देख पाओगे कि ये बना कैसे है। ऐसे बहुत सारे बना लिए हो आपने, किसी को डिलीट करने की जरूरत पड़े तो उसे सेलेक्ट करना और डिलीट पे क्लिक करोगे, वो फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे बनाया है, जस्ट क्लिक ओके। और देखिएगा लॉयल्टी आपके यहाँ पे ऐड हो गया होगा। देखो ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ चुका। बस अब देखो, अब आप चाहते हो कि हम यहाँ पे जो दिखा रहा है ना मंथ वाइज ना, हम सेल्स नहीं दिखाएंगे, हम लॉयल्टी दिखाएंगे। तो देखो ये आपकी लॉयल्टी दिखने लगी कि हम कितनी लॉयल्टी दे रहे हैं मंथ वाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वाइज। आप इसे चाहो वैल्यू डेसिमल वैल्यू कम कर देता हूँ, जे यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाइएगा और डेसिमल वैल्यू को 0 कर दो, क्लिक ओके। तो देखो बुक केसेज में आपने जनवरी में लॉयल्टी दी हो, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो आप वहाँ पे इफ़ की कंडीशन डाल सकते हो कि भाई जब मेरा अगर वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ही बने और छोटी है तो ना बने। तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिएगा। अब वो मैंने बनाया था, तो मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन डाल दूंगा। मैं इफ़ अगर मेरा जो प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट कमाऊंगा तभी तो दूंगा, प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो मैं माइनस में थोड़े ना। लॉयल्टी कभी माइनस में दी नहीं जाती। मेरा कहने मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि लॉयल्टी आप उल्टा ले लोगे ओनर से। 0 से बड़ी रहेगी तो, अदरवाइज आप उसे 0 लॉयल्टी हाँ दोगे। मॉडिफाई पे क्लिक करो, मॉडिफाई हो गया एंड क्लिक ओके। तो देखो जहाँ जहाँ पे हमने प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, ये सेल्स वाला है, ये प्रॉफिट वाला है, तो इससे आप इसे मत रिलेट करिएगा। अगर रिलेट करना भी होगा तो इसे भी आप प्रॉफिट में लीजिएगा, ना कि सेल्स में भाई मेरे, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे वहीं वहीं पे तो देंगे हम। जैसे इस पे देखो जी हमने प्रॉफिट कमाया कितना है 4363, तो 4363 का 2% के हिसाब से 87 रुपया होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपकी चलेंगी। आप कैलकुलेट करके देखना चाहो तो देख लो, छोटा नंबर से कैलकुलेट कर लोगे इजीली। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर आपका कोई पीवर्ड्स देखेगा तो सोचेगा यार लॉयल्टी तो आ रही, लेकिन लॉयल्टी कैलकुलेट हो के कहाँ से आ रही है। आपके डेटा में देखेगा, डेटा में भी दिखाई नहीं पड़ेगा कि ये लॉयल्टी आ कहाँ से रही है, कोई कॉलम ही नहीं है। तो कभी ऐसा कैलकुलेशन होगा आपके पीवर्ड में तो आप समझना, बट ये भी पीवर्ड्स में लोग कम ही जानते हैं। मैं कहता हूँ ना कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग वही चीज़ें जानते हैं जितना रोज यूज होता है, जैसे वी लुकअप लगाना, काउंट इफ, सम इफ। ये मुश्किल से वो लोग 15 फार्मूला के आसपास उनका सारा काम हो जाता है। बट बेस्ट है आप जितना जानो, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो पैकेज नेगोशिएट करने में ये बहुत हेल्प करती है आपको।
चांसेस भी हाई रहते हैं आपके सिलेक्शन के। अभी तक पीवट में कोई डाउट आउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? नहीं सर। चलो ठीक है। कुछ पीवट्स के और डिजाइन हैं, तो पीवट के डिजाइन वैसे भी आपने एक बार ऑलरेडी देख लिए थे, तो यहाँ पे भी मैं सेम डिस्कस कर देता हूँ। मैं पीवट के डिजाइन में क्या बोलते बोलते भूल गया मैं यार। तो देखो ये कुछ कंट्रोल्स हैं, जो कंट्रोल्स आप यहाँ से ग्रैंड टोटल को दिखाते हो, हटाते हो, ये चीज़ें मैंने दिखाया था, आप डिजाइन से जाके भी कर लेते हो। ये डिस्प्ले है, डेटा को सॉर्ट करना है, सॉर्ट नहीं करना है। डेटा सोर्स में यहाँ की बात हो रही है कि जब आप वहाँ से लेके आते हो, तो जो कल बताया था मैंने कि यहाँ से अपना हेडर को सॉर्ट करते हो ना। अच्छा हाँ, फॉर्मेटिंग याद आ गई। देखो क्या होता है ना कि जब आप पीवट बनाते हो, ये वाला पीवट्स, तो इस वाले पीवट्स में जो चीज़ें ना देख के थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ें कहाँ ड्रैग करनी, कहाँ नहीं ड्रैग करनी है। तो जैसे देखो यही पीवट में कॉपी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो जब शुरू में पीवट बनेगा, अभी तो मैंने इसमें फील्ड भरा है, फील्ड हटा लेता हूँ मैं अपने सारे फील्ड हमने हटा लिया यहाँ से। तो देखो ये पीवट ऐसा आ रहा है। तो पहले जो होता था 2013 से पुराना वाला एक्सेल ना, उसमें ऐसे पीवट दिखता था। ऑप्शन में जाओ आप, पीवट टेबल ऑप्शन में क्लिक करिए और यहाँ पे डिस्प्ले में देखोगे क्लासिक मिलेगा। ये है क्लासिक पीवट टेबल लेआउट, आपने इसे इनेबल कर दिया एंड क्लिक ओके। तो देखो ये आपको एक हिंट बताता है, इस माउस रखिए तो यहाँ पे बोला कि अगर रो में कोई वैल्यू दिखानी है तो बोला के यहाँ पे ड्रैग करो। वैसे भी ड्रैग कर सकते थे, ये वाला लुक ना हो, ये वाला लुक हो ना, तो उसमें भी ड्रैग करी जा सकती है। तो ये इसमें ना लिखा रहता है कि जैसे मैं मान लो ऐसा हिंट है बस। हाँ ये एक हिंट है। तो कैटेगरी लाके मैं इसमें छोड़ दूंगा मैं, तो सी ना कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी लाके इसमें छोड़ दो, वो भी इसको फॉलो करेगा। तो देखो ये रो में ड्रॉप हो गया। ये बोल रहा है कि यहाँ पे लाके वैल्यू ड्रैग करना है आपको, तो वैल्यू जिसका आपको मतलब सम अप या कुछ ऐसा करना है, तो इसे लाके यहाँ पे छोड़ो। यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ये कॉलम चिपक गया है, अदरवाइज यहाँ पे लाके आप कॉलम ड्रैग कर सकते हो मंथ का, चाहे जो चाहो आप वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो इजीली। चाहे रीजन ले लो, जो आपको मन में आए वो ले सकते हो आप। रीजन मैंने लाके यहाँ पे छोड़ दी। तो ये एक है जो आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। कुछ और चीज़ें मैं बात बता देता हूँ मैं। पीवट्स में भी और कुछ है, ये मत समझना पीवट्स खत्म हो गया, हाँ, बट ये सही है कि पीवट एवरेज लेवल से काफ़ी अच्छा पीवट्स अभी तक आपने देखा है। देखो कुछ सेटिंग्स हैं हमारे, विंडोज की सेटिंग या एक्सेल की सेटिंग्स, उसकी बात कर लेता हूँ मैं, जो वो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ मैं। आप ऑप्शन में जाइएगा, देखो यहाँ पे जो रो नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से शो अप कर रहा है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे है ऑप्टिमाइज बेस्ट, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं कि आपका एक्सेल कैसा चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए। लाइव प्रीव्यू का मतलब ये होता है इनेबल लाइव प्रीव्यू, कि आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो वो चेंजेस आपको दिख रही है। देखो लाइव प्रीव्यू में ऐसा अगर कहूँ, जैसे जो आपने लिया, इतना लिया आपने, तो ये वाला आपने लिया, तो देखो इस पर मैंने क्लिक नहीं किया, खाली माउस ऊपर रख रहा हूँ, मैं माउस होवर बोलते हैं, किसी चीज़ को ऊपर माउस रखना, तो वो चीज़ें आपको दिख रही है होते हुए, दैट्स अ लाइव प्रीव्यू। तो ये चीज़ें अगर कभी ऐसा हो ना हो तो आप यहाँ से जाके समझ जाओगे कि आपने इनेबल किया है, इसे इनेबल है तभी दिख रहा है वो, अदरवाइज वो अप्लाई करने पर ही दिखता आपको। तो जब देखो आपका एक्सेल खुलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या फॉन्ट होगा, क्या फॉन्ट साइज होगी, क्या लुक होगा, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि जब आप एक्सेल खोलोगे तो एक ही उसमें शीट होगी। अब देखा यहाँ पे 1 लिखा है तो एक ही एक्सेल में शीट होगी। देखो मैं नया एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल N किया मैंने, इसमें एक ही शीट है, क्योंकि आपने एक्सेल में ये बातें बोल रखे हो कि हमारे एक्सेल में एक ही शीट होगी बाय डिफ़ॉल्ट जब एक्सेल शुरू होगा, तो बाद में आप ऐड करो जितना चाहिए। अब देखो मेरा पीसी का नाम है होम, तो जो मेरे यूजर का नाम होम ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है।
ये कलर कौन सा है, ये जो आपको कलर दिख रही है बैकग्राउंड में, इसकी बात हो रही है। तो ये क्लाउडी कलर है। ऑफिस थीम जो आपको चेंज करना है वो कर लो, ये चीज़ें वैसे कभी करी नहीं जाती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का मतलब है कि एक्सेल की जो वर्कबुक है, तो देखो एक्सेल हमेशा एक्सेल के साथ ही खुलता है। मैं जैसे एक बात बोलूँ आपको, चलो ये देखो जो पीडीएफ फाइल है ना, ये पीडीएफ फाइल है, ये अभी ओपेरा के साथ खुल रहा है, क्योंकि ये ओपेरा इसका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन खुलने के लिए बनाया गया है। मेरा मन करे तो इसे मैं क्रोम में खोलूँ, मेरा मन करे तो मैं इसे एडोबी प्रीमियर प्रो के साथ खोलूँ, जिसके साथ मन करेगा मैं उसके साथ इसे खोल सकता हूँ मैं। तो एडोबी के साथ खोलना पड़ेगा, तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विद में जाऊँगा तब खोलूँगा, नहीं तो ओपन करते डायरेक्टली वो उसी के साथ खुल जाएगा। यही सेटिंग्स आपको यहाँ पे भी ये बता रहा है कि एक्सेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ खुलेगा। तो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट अब एक्सेल ही है, तो ये एक्सेल के साथ खुलेगा। अदरवाइज आप इसे चेंज करोगे कि ये मेरे से पूछे किसमें खुलना है। अब जैसे देखो एक्सेल से रिलेटेड और भी मार्केट में एप्लीकेशंस चल रहे हैं, जैसे WPS करके है, 2-3 और छोटे मोटे हैं वो भी चल रहे हैं, तो उनके साथ सेट कर दोगे, उनके साथ खुलेगा, अदरवाइज एक्सेल के साथ खुलेगा। तो डिफ़ॉल्ट हमेशा एक्सेल ही रहेगा। ना देखो फॉर्मूला में आते हैं, तो देखो इसकी कैलकुलेशन मैनुअल है। मैंने एक बार बताया कि मैनुअल क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ें ना देखो कन्फ्यूजन लगे आप टोक देना, रोक लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे है R1C1। R1C1 का मतलब होता है रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, यानी कि ये कॉलम नंबर है ABC के फॉर्मेट में दिख रहा है। अब ये 1 2 3 4 के फॉर्मेट में दिखेगा अगर इसे आप चेक कर दिया आपने। अगर ओके कर दूं तो देखो ये 1 2 3 4 के फॉर्मेट में दिखने लगा। एंड ये रेफरेंस में भी वैसे ही काम करेगा। सम लिखा जैसे आपने, तो देखो ये रेंज अगर आपने सेलेक्ट कर रहे हो तो देखो R6, अब पीछे यानी कि यहाँ से पीछे हो 6 रो, यानी ये 6 रो पीछे पे हो आप, और -5 कॉलम भी पीछे पे हो, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें आपको शो करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझना थोड़ा क्रिटिकल सा हो सकता है। ऐसी कोई सेटिंग्स मिले आपको जिसमें ये कॉलम नंबर कुछ ऐसा हो, इस पर लगाना बहुत ही मतलब रुलाने वाली सीन बनेगी। तो आप इस सेटिंग्स को यहाँ पे आके बदलोगे, वापस से जाइएगा फार्मूला में और R1C1 को हटा दीजिए। फार्मूला ऑटो कंप्लीट ये देखो आपने इनेबल कर रखा है, तो इसका मतलब है कि फार्मूला में कुछ चीज़ें आपने नहीं लगाया, जैसे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब मैं अगेन एंटर मारूँ तो ये फार्मूला खुद ही पूरा कर लिया जाएगा। अब देखो ये A1C1 में अपने आप ही बदल चुका है। एंटर मारते ही उसने ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि ये ऑटो कंप्लीट आपने इनेबल कर रखा है। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये छोटे मोटे सेटिंग्स हैं। अनलॉक सेल होने चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो ये लेआउट से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसा दिखना चाहिए कैसा नहीं दिखना चाहिए। प्रूफिंग में है कि जैसे आप कोई टाइप करते हो, टाइपो एरर है तो उसके नीचे रेड लाइन खींचता है ना, कोई चीज़ आपने गलत लिखा तो वो सही कर दे। तो वो उन सारी चीज़ों के लिए आप उसे यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो या उसे डीएक्टिवेट कर सकते हो, डिक्शनरी बता सकते हो। और जो मैंने बोला था ना कि डिक्शनरी में आके खुद के अपने वर्ड भी दे सकते हो, लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेव पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो आप ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज मान लो मैं कोई रिपोर्ट्स बना रहा हूँ मैं। अब रिपोर्ट्स मान लो सुबह मैंने बनाना शुरू किया 9 बजे और अभी बज गए 11। मैंने अभी तक अपने वर्कबुक को कंट्रोल एस नहीं किया था। अब मान लो अचानक से पावर कट हो गया, कुछ भी हो गया, सडनली मेरा पीसी बंद हो गया, या मान लो चलते चलते क्रैश भी हो गया, या मान लो विंडोज स्टक हो गई, कोई भी इशू हो चुका, या हैंग हो गया पीसी, कुछ भी हो गया, तो मैंने जो 2.5 घंटे लग के काम किया था ना, वो डेटा तो मेरा गया क्योंकि मैंने सेव किया नहीं था। अब मिलेगा नहीं मुझे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ऑटो रिकवरी ऑप्शन। ध्यान से दीजिएगा, ये आपके काम की बातें हैं। तो ये इनेबल रहेगा तो ये क्या काम करता है ना, हर 10-10 मिनट पे आपके एक्सेल को जो खुद ही कंट्रोल करता रहता है, खुद ही सेव करेगा।
तो ये किसी नाम से नहीं सेव करता है, आपके नाम से नहीं सेव करता है, ये अपने हिसाब से करता है। अब सपोज मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पीसी 2.5 घंटे तक खोल के रखा, मैं मतलब पीसी पे 2.5 घंटे तक काम करता रहा एक्सेल पे। अब 2.5 घंटे तक मैंने काम किया तो ये हर 10-10 मिनट पे काम, मतलब 2.5 घंटे में मैंने सपोज मान लो 500 एंट्री करी है, 500 एंट्री कर दी मैंने 2.5 घंटे में। अब ये 2.5 घंटे के बाद जो अचानक से पीसी रीस्टार्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाए, मेरा एक्सेल गया, अगर ये 10 मिनट पे लगाया है तो हर 10-10 मिनट पे काम ये कंट्रोलेस करता रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो 15 मिनट मैंने काम किया, अब पीसी शट डाउन हो गया सडनली, तो 10 मिनट पे काम करता है। जिस टाइम में मैंने एक्सेल ओपन किया तो पहला 10 मिनट पे उसने सेव कर लिया, दूसरा 10 मिनट होगा जब 20 मिनट पूरा होगा तब, ठीक है। यानी 10 बजे मैंने शुरू किया, 10:15 पे फेल हो गया मेरा पीसी, तो 10:10 पे उसने एक बार कंट्रोलेस किया था, जिस टाइम पे सपोज मान लो मैं कहता हूँ 250 रोज हो चुकी थी, तो 250 रो आपको मिल जाएगी क्योंकि 10 मिनट पे उसने सेव किया था। और 20 होता, 10 बज के जब 20 मिनट होता दोबारा से कंट्रोलेस करता, तो वो 5 मिनट का ही लॉस होगा, तो मतलब आपका लॉस कुछ बच गया, तो आपका जो 5 मिनट ही वेस्ट जाएगा, आपका 5 मिनट का काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वैसे 2.5 घंटे। और ऐसे अगर हर 10 मिनट में हाँ अगर सेव कर रहा है तो स्लो वगैरह नहीं होगा? हाँ स्लो होता है ना, डेटा छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो पता ही नहीं लगेगा कि कब इसने कंट्रोलेस कर दिया। अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, लाखों डेटा है, तो ये 2 सेकंड 6 सेकंड भी ले सकता है, हो सकता है कभी ये 10 सेकंड या 20 सेकंड भी ले ले, बट उस पर्सपेक्टिव में आपके लिए बढ़िया ना कि आपका काम लॉस होने से बच जाता है। अब देखो जब ये एक्सीडेंटली सेव करता है ना, तो ये आपके डेस्कटॉप पीसी किसी फोल्डर में ये सेव नहीं करता है, ये सेव करेगा इस लोकेशन पे। ये लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस लोकेशन को आप चेंज मत करना कभी। अब देखो ये लोकेशन मैं ओपन करता हूं, मैं रन डायलॉग से यही पाथ मैंने कॉपी किया और इसे मैं ओपन कर देता हूं मैं, तो देखो ये खुल गया मेरा। अब यहाँ पे देखो जितने एक्सेल मैंने खोले होंगे ना, सारे एक्सेल्स दिखाई पड़े होंगे। तो देखो ये मैंने 7/23 तारीख को, यानी कि अभी मेरे पास जो फाइल इसमें पड़ी है रिकवरी फोल्डर में, ये जुलाई तक की फाइल मेरे पास बची है। इस फोल्डर को ओपन करूंगा तो देखोगे इसमें एक्सेल निकलेगी, तो देखो ये एक्सेल है, ये ऑटो सेव करके स्टोर करेगा, लास्ट में ऑटो सेव लगाएगा। और ये यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया था उस टाइम पे, इसे कैंसिल करूंगा तभी खुल पाएगा, कोई डायलॉग खुला रहता तो नहीं खुल पाता। तो देखो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये मिली है, ये मैंने शेयर किया है नहीं कभी क्वेश्चन ये वाला आप लोगों को? नहीं सर, ये वाला सेव नहीं किया। अच्छा चलो शेयर कर देता हूँ मैं अभी, अच्छा इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, चलो शेयर कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप मतलब कि रिकवर कर पाओगे अपने डेटा को, डेटा लॉस नहीं जाएगा। और यहाँ से निकाल के अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर में जहाँ मन करे वहाँ पे सेव कर लो आसानी से। सेव करना सेव एज, क्योंकि सेव एज में ही ये चीज़ें पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। सेव करोगे तो यही फाइल सेव होगी, तो आप अपने डेस्कटॉप पे जहाँ मन करे वहाँ पे सेव कर लोगे। और देखो ये .xlsb है, ये बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल अभी आगे समझा दूंगा क्या क्या नहीं। इसे आप एक्सेल मान सकते हो या यहाँ से आप जाके पहला फॉर्मेट ले लेना है एक्सेल वर्कबुक। बाइनरी भी समझा दूंगा, दैट्स अ डिफरेंट टर्म। तो इस तरीके से आप अपने डेटा के बैकअप को मेंटेन करोगे, खोने नहीं दोगे। अगली जो सेटिंग्स है डेटा में थे, सेव में थे, सॉरी। अब देखो बाय डिफॉल्ट एक्सेल सेव होता है यहाँ पे होम के अंदर डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे पाथ दिया गया है। तो देखो जैसे मैं इसे अभी देखो ये फाइल सेव है ही नहीं, जब से मैंने इसे ओपन किया, कंट्रोल एस करूँ तो देखो ये कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा बाय डिफॉल्ट। अगर F12 भी करूँ तो देखो ये अपने आप ही डॉक्यूमेंट्स में लेके जा रहा है, ये नहीं लेके आ रहा। मेरे में सेटिंग्स चेंज है या रिसेंटली मैंने चेंज किया होगा, रिसेंटली चेंज किया होगा। मेरा मतलब कि मैं हमेशा सेव करता हूँ ना डाउनलोड्स में, इसलिए वो डाउनलोड्स में उसे याद है कि मैं बार बार डाउनलोड्स में सेव करता हूँ, इसलिए वो डाउनलोड्स में जा रहा। लेकिन आप जब पहली बार करोगे तो जो डॉक्यूमेंट्स में ही लेके आएगा सेव होने के लिए, तो यहाँ पे से होगी। आप लोकेशन चेंज कर दोगे, कर दोगे नहीं नहीं मैं डी ड्राइव में सेव करूँगा या डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, तो ये वहीं पे लेके जाएगा आपको।
ये देखो स्क्रीन टिप का मतलब होता है कि इस पे माउस लेके जाते हो लिखता है ना, उसी को स्क्रीन टिप बोलते हैं। तो जो हवर करने से जो हाँ दिखता हाँ, है जो हिंट टाइप का क्या? लिखता है, शॉर्टकट लिखता है, उसको बोलते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव और सिलेक्शन, तो जब एंटर बटन अपने कीबोर्ड से मारते हो तो ये नीचे जाता है, आपको याद होगा, मार के देख लो अगर ओपन किया होगा अपने किसी ने तो। हाँ सर। तो ये डाउन सेट है इसलिए नीचे जाता है। आप इसे बदल सकते हो, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ऊपर भी भेज सकते हो। एंटर मारने पे कर दोगे अब तो ऊपर जाने लगेगा। मतलब कहीं नहीं जाए उसके लिए वो चेकबॉक्स अनचेक कर देना है ना? हाँ, चेक बॉक्स अनचेक कर देना भाई, लेकिन करना मत, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेटिंग है, दुनिया भर हर कोई इसी सेटिंग्स को फॉलो करता है। ठीक है, आप करके चले गए, आपके पीसी कोई और एक्सेस करेगा तो दिक्कत होगी, या आप भी भूल गए तो आपको भी समझने में चैलेंजेस आएंगी फिक्स करने में। बाकी ये सारे सेटिंग्स यहीं पे मिलते हैं। तो ये ड्रैगिंग का है, ये बोल रहा है कि अगर आप ड्रैग कर रहे हो, पहले से कोई चीज़ लिखी है तो उस पर ओवर राइट होगा, तो उसके लिए अलर्ट एक जनरेट करे। तो ये चीज़ें हैं, तो कुछ छोटी छोटी ये सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब ये चीज़ें एक अलर्ट बोला है कि वैसे देखो ये चीज़ें कभी होती नहीं है। बोला है कि अगर किसी सेल में आपने नाम या कोई टेक्स्ट वैल्यू लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, 33,554 से बड़ा कोई कैरेक्टर आ गया एक ही सेल में, तो एक अलर्ट जनरेट करे। तो आप ये चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हो, अदरवाइज इतना बड़ा कभी लिखा नहीं जाता है यार एक सेल में, 33,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे बोला सिस्टम सेपरेटर्स कॉमा सेमी कोलन लगाने के लिए बोल रहा है कि 1000 में होगा कॉमा लगेगा और डेसिमल के लिए डॉट लगेगा, आप इसे चेंज कर सकते हो। ये कट कॉपी का है। और ये एक्सेल का रिजोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें मत छेड़छाड़ करना, करने का मन करे तो कर देना अगर, लेकिन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो ये बता रहा है कि आपके एक्सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स ऑफ वर्कबुक होंगी वो कितनी हो सकती है। लास्ट के रिसेंट में यहाँ पे क्लिक करते हो तो दिखाता है आपको रिसेंट ओपन वर्कबुक में, अभी दिखा दूंगा तो 50 दिखाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, और क्विक एक्सेस में 4 दिखाएगा, ये इसकी बात कर रहा है। जैसे आपने कंट्रोल ओ किया या कंट्रोल एन करते हो तो ये चीज़ें दिखा रहा है ना। तो ये रिसेंट वाला है जो अभी आपने हाल में ओपन किए थे। देखो मैंने ये ओपन किया था हाल में, तो आज मैंने 2 ही ओपन है इसलिए यहाँ पे 2 ही दिख रहा, अदरवाइज यहाँ पे 4 दिखता और बाकी ये 50 दिखते हैं। तो ये उसकी सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, वो जो ऑटो सेव वाला आपने बताया था, जो फोल्डर में डेटा में रोमिंग वाला में जो रह जाता है, वो क्या एक टाइम के लिए रहता है उसके बाद डिलीट हो जाता है कि हमेशा नहीं के लिए नहीं, रहता डिलीट नहीं होता और रहता है हमेशा, जब तक कि आप टेम्पररी मेमोरी को रिलीज ना करो। है? अच्छा। हम्म, ये फॉर्मूला बार यहाँ से दिखा सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो ये है फॉर्मूला बार दिखाने का, हाइड करने का ऑप्शन। और लिखते किधर से हो, तो हम हमेशा लिखते हैं भाई लेफ्ट साइड से राइट साइड में। अगर आपका मन करे कि नहीं नहीं राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखें तो ये वाला चेक कर लेना। तो जो जनरल है वहीं रहने दो, मत छेड़छाड़ करना। हाँ ये देखो फॉर्मूलाज में ठीक ठाक है। फॉर्मूला में लिखा है कि नंबर ऑफ कैलकुलेशन थ्रेड, तो यहाँ पे यूज ऑल प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे है मल्टी थ्रेडेड कैलकुलेशन। तो इस बात का मतलब ये है, देखो ये आपकी सेटिंग से लेना देना नहीं है, बट जैसे देखो अगर मान लो ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपका वर्क किस नेचर का है। अब देखो मेरा जो पीसी है वो i5 जनरेशन का है, मेरे पीसी में टोटल 4 कोर हैं। ठीक है, i5 में 4 कोर होते हैं जनरली, मेरा 6 जनरेशन का पीसी होगा। अगर डुअल कोर होगा तो उसमें दो कोर लगे होंगे। सेलरॉन का प्रोसेसर होगा तो हो सकता है उसमें सिंगल कोर प्रोसेसर हो। अब कोर आप लोग शायद बेसिकली समझते होंगे क्योंकि कोर की बात मोबाइल में भी होती है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो ये चीज़ें मेरे से पूछ रहा है कि जो एक्सेल होगा, तो हमारे यहाँ पे सेट है ना कि एक्सेल की जो भी मतलब प्रोसेसिंग होगी, मेरे कंप्यूटर के 4 कोर लग के इसका काम, इस पे काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्सेल को मेरा कंप्यूटर ना फुल स्पीड से रन करेगा। फुल स्पीड से मतलब कि 4 कोर मिलके काम करेंगे। अभी फुल स्पीड पे है नहीं मेरा पीसी वैसे,
क्योंकि इसमें एक होता है टर्बो बूस्ट करके होता है, एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसकी बात कर दूंगा मैं अभी। बट इसमें इस बात का मतलब है कि इसके चारों प्रोसेसर काम करेंगे। अगर मेरा डेटा बहुत हैवी है, बल्कि है, तो सच में इस बात के लिए मुझे जाना चाहिए कि मैं इनेबल कर दूंगा, चारों प्रोसेसर लग के काम करेंगे। बट लेकिन अगर आपका डेटा उतना हैवी नहीं है, अभी तो मैं आपके साथ में डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ मैं, बट अगर आप लैपटॉप यूज करोगे तो आपको 2-3 चीज़ें सोचनी पड़ती है। आपको अपनी बैटरी परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है। तो अगर आपका मीडियम लेवल का वर्क है तो आप क्यों चारों प्रोसेसर यूटिलाइज करोगे, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो आप वहाँ पे 2 प्रोसेसर मतलब 2 या सिंगल कोर को आप डिफाइन कर सकते हैं मैनुअल में जाके। तो मैनुअल ले लेना, तो आप यहाँ से कह दोगे कि नहीं नहीं भाई तुम 2 कोर ही यूज करना है, सिंगल कोर ही यूज करना, ठीक है, आपकी मर्जी। मतलब बल्कि डेटा के लिए चारों यूज करेगा या फिर जनरली मतलब हर काम के लिए वो चारों को यूज करने ये लगेगा? आपकी, मैंने बोला ना कि अगर आपको देखो डेटा बहुत बड़ा है तभी तो फुल स्पीड से भाई यूज करोगे। अगर मान लो आपका हाँ डेटा छोटा है तो क्यों चारों कोर लगाओगे, बैटरी वेस्ट जाएगी ना, आपकी बैटरी तेजी से ड्रेन होगी ना। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से आप करोगे। यहाँ सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप एक्सेल के साथ और भी कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो एक्सेल को आप क्यों चारों कोर पे बोलोगे कि फुल स्पीड से फुल फ्लो से वर्क करे, जब एक्सेल में उतना ज़्यादा डेटा है नहीं प्रोसेस करने के लिए। दूसरा कोई एप्लीकेशन है तो उस पर इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि चारों कोर यूटिलाइज हो रहे होंगे, एक्सेल यूज करेगा चारों कोर को अच्छे से, तो बाकी जो दूसरा एप्लीकेशन चल रहा होगा उसमें स्लोनेस आएगी। तो आप वो चीज़ें अपने नीड के अकॉर्डिंग जी ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए यूजुअली 2 ठीक है ना, मेरा जो डेटा है उसमें कुछ तो है ही नहीं अभी। तो एक ही ठीक है जब अभी कुछ नहीं है तो, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़ा डेटा होगा ना, यहाँ पे कभी कभी, वैसे सही बात बताऊँ तो एक एनफ है ट्रूली, जब तक कि आपका लाखों में डेटा ना जाए और मान लो 25-30 रो पे फॉर्मूला लग 25-30 कॉलम पे फॉर्मूला लगा है और लाखों का डेटा है, तो आपको इस पे जाना चाहिए, नहीं तो सिंगल कोर दैट्स एनफ रियली। ये मल्टी थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये होता है कि एक जो टास्क है ना वो दूसरे पे डिपेंड ना हो, उसी को हम मल्टी थ्रेडेड बोलते हैं। लाइक जैसे अपना गेमिंग्स में देखते हो, अब जैसे देखो होता है ना कि जब आप कोई कमांड देते हो कंप्यूटर को, तो वो कमांड्स को ना एक एक लाइन वाइज लाइन रन करता है, एक एक चीज़ें पढ़ता है। थोड़ा फंक्शनैलिटी आओगे देखोगे तो वो एक एक चीज़ें पढ़ता है, वो आपको एहसास नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें एक एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए जा रहा है, एक एक कमांड्स वो पढ़ता है और एक एक करके वो पढ़ता है, तो जो भी टास्क परफॉर्म करने होंगे होंगे करता है। अब जैसे गेमिंग है, अब जैसे पबजी खेल रहे हो, अगर मल्टी थ्रेडेड का कॉन्सेप्ट ना होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब देखो पबजी जब आप खेलते हो वो बंदा शूट भी करता है, दौड़ता भी है, कई सारे काम इकट्ठा करता है ना। अगर हाँ वो एक के बाद एक चलते भाई, जब तक वो मतलब निशाना लगाता है तब तक उसे कोई हिट कर चुका होता है, गया आपका जो भी हाँ मतलब प्लेयर था। तो मल्टी थ्रेडेड में ये होता है कि ये वाला काम ना एक अलग थ्रेड में चलेगा, कंप्यूटर के एक अलग ब्लॉक में ये प्रोसेस होता रहेगा। दूसरा जो भी किलिंग का या शूटिंग का काम है ना, वो भी साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे वो एक अलग थ्रेड में चलेंगे, अलग प्रोसेस ऑफ ब्लॉक में चलेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड रहेंगे, सिंक रहेंगे। कंप्यूटर में ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग्स के कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं कि ये एक ही साथ आप कई सारे काम करा सकते हो सेम प्रोसेस में। तो यही मल्टी थ्रेडेड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अलग अलग, मतलब जैसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया हाँ और अलग अलग सब सेक्शंस में इक्वेशन। डिवाइड होंगे। आप यहाँ पे देखो जब पीसी लेते हो ना, तो आप कहते हो कि मेरा पीसी में ये 2 कोर होने चाहिए, 4 कोर होने चाहिए, तो ये चीज़ें देखो दिखाता है कि कितने थ्रेड यूटिलाइज हो रहे होंगे, दिखाता है। मेरे में दिखा नहीं रहा जी, यहाँ पे लिख के आता है, मैंने देखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा तो मैं कह नहीं पाऊंगा मैं कि ये थ्रेड बताता है कि कितना थ्रेड यूज हो रहा है। हाँ ये देखो थ्रेड बता रहा है ये कि कितना थ्रेड कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है मेरा। अब जैसे ओपेरा मिनी है, एक भले ही सिंगल टास्क है, बट ये 44 थ्रेड, 45 थ्रेड, 46 थ्रेड ये अलग अलग में चल रहा है, तभी तो ये मुझे बेटर परफॉर्म करके दे रहा है। नहीं तो सारे टास्क एक ही मतलब कि कोर में जाएंगे तो एक के बाद एक ही तो एग्जीक्यूट होंगे ना, तो एक जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो थोड़ा डिले होगा।
अब ये अलग अलग ब्लॉक में एग्जीक्यूट होंगे साइमल्टेनियसली, आपको पता तक नहीं लगेगा कि ये साथ में ही काम हो रहे हैं या अलग अलग, जबकि वो अलग अलग काम न, अब वो अलग अलग प्रोसेस हैं, सच में वो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन वो अलग अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि नहीं ये मेरे एक ही साथ सारे एग्जीक्यूट हुए हैं। तो जब कंप्यूटर लेने जाओगे प्रोसेसर, तो उस प्रोसेसर को खोल के पढ़ोगे तो उसमें बताएगा कि इस प्रोसेसर में i5 के 6th जनरेशन में या कोई भी एक प्रोसेसर का मॉडल होगा तो बताएगा कि इसमें इतने सारे थ्रेड हैं। तो वो थ्रेड तभी होते हैं जब कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती, तो उसी टाइम में जो चीज़ें भरी जाती हैं कि भाई इस सीपीयू में, इस प्रोसेसर में इतने सारे थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो जो डेट टाइम का है, अब देखो जो मेरा डेट होता है 1904 वाला डेट सिस्टम है। 1904 वाला डेट सिस्टम का मतलब ये है 1904 वाला, यानी कि मेरे सिस्टम की जो डेट जो है ना, स्टार्टिंग जो डेट होगी वो 1 जनवरी सन 1900 से शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी सन 1900। तो अगर इससे पुराना वाला डेटा आपको फॉलो कराना होगा, अब जैसे कहूँ कि 1 जनवरी सन 1700 तो या 5 मई सन 1700, उसका अगर आप कैलकुलेट निकालने की कोशिश करो कि उस दिन में कौन सा दिन रहा होगा, तो आपका सिस्टम जो है सन 1900 के डेट को ही कंसीडर कर रहा है, तो वो बियॉन्ड कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। बट ये रियल लाइफ में इससे ज़्यादा मतलब कि होता नहीं है। तो आप अगर चाहो पुरानी डेटा को या कोई भी डेट दो उस पर प्रोसेसिंग करवाना, तो आप इसे कहोगे यूज 1904 डेट सिस्टम। तो जो सन 1900 से इसका लेना देना नहीं, इसका एक फॉर्मेट्स का नाम है 1904। बाकी और कुछ खास नहीं है। कस्टम टच लिस्ट आपने देखा है, कुछ सेटिंग्स दोबारा आएंगी, कुछ सेटिंग्स बाकी और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे इसमें। ये कस्टम रिबन है, जो मेन्यू बार को यहाँ पे लगाना है, हटाना है, तो ये यहाँ से चेक अनचेक करोगे तो वो मेन्यू बार हट जाएगा। जैसे देखो ये होम पे है, होम पे कितने सेगमेंट हैं, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, फॉर्मेटिंग्स है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिख रही है। अगर मुझे क्लिप बोर्ड वाले सारे सेक्शन हटाने हो तो यहाँ पे जाके मैं इसे अनचेक कर दूंगा मैं, या यहाँ से पकड़ के रिमूव कर दूंगा, या इसे सेलेक्ट करूंगा और रिमूव करूंगा, या उसका रीनेम कर सकता हूँ, जो चाहे कर दो। रिमूव नहीं कर सकता सॉरी, बट अनचेक जरूर कर सकता हूँ मैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही, या इस मेन्यू बार को कहीं और भेजना हो तो उसे आप कहीं और भी भेज सकते हो कि ये कुछ मेन्यू बार मुझे कहीं और दिखाई पड़े, जो ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। सिमिलरली देखो ड्रॉ अनचेक है, तो ड्रॉ वाला यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी स्टाइलो नहीं है मेरे पास, तो ड्रॉ हाथ माउस से थोड़े ना करूँगा। तो जो चीज़ें लेनी है आप वो चीज़ें यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, तो ये मेन पे है, ऑल टैब करोगे तो सारी टैब दिखाई देगा, जो चेक हैं अनचेक हैं वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन ही होता है। आपको यहाँ से जैसे ईमेल देखो अभी दिखाई नहीं पड़ता है, यहाँ पे ईमेल किसी के भी अंदर देखोगे ईमेल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये वाला है, मेरा मन करता है कि ये वाली चीज़ें मैं होम के मेन्यू बार में ऐड करूँ, तो यहाँ पे होम लूँगा मैं, इसे एक्सपेंड करोगे और ये पकड़ के लाओ, इसमें ला के, अच्छा ये क्रॉस बन रहा है, मना कर रहा है, तो ऐड करोगे ये आ जाएगा। ऐड पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने कौन सा ले रहा हूँ, मैं फ़िल्टर ले रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखो ऐड, अच्छा ये हमें एक नया बनाना पड़ेगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो अगर आपको कुछ लेके ना जहाँ बाहर लगाना है तो आप यहाँ पे एक नया टैब बना लीजिए या नया ग्रुप बना लीजिए। देखो नए टैब में, नए ग्रुप में एक फ़र्क होता है, एक ग्रुप में 2-3 को जोड़ के बना सकते हो। तो मैं नया टैब बना रहा हूँ और नया टैब देखो न्यू टैब के नाम से बन रहा है। इसका नाम आपको जो देने का मन करे वो नाम दे दीजिए। तो मैं इसका नाम देता हूँ मैं माय टैब। तो जो भी आपको शॉर्टकट्स बनाने हो कुछ भी, तो आप यहाँ पे ले लीजिए माई टैब। तो देखो जो माई टैब नाम से हमने बना दिया। अब इसमें जैसे मान लो मैंने फ़िल्टर का ला के इसमें माई टैब में ड्रैग कर दिया, तो ये देखो फ़िल्टर आ गया। कुछ और भी चीज़ें मैं, जैसे मैं ये वाला भी ले लेता हूँ, मैं ये ले लिया मैंने और ईमेल को भी ले लिया मैंने।
अब वापस से मुझे किसी को हटाना है तो इस पर सेलेक्ट करूँगा, रिमूव करूँगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया। पूरे को हटाना, इस पर रखोगे हट जाएगा। तो दो चीज़ें रहने देता हूँ, ऐड और रिमूव वाला और फिल कलर वाला, और क्लिक ओके करता हूँ मैं। तो देखो ये नया टैब बन के आ चुका है मेरा। इसमें दो चीज़ें हमने भरे थे तो ये दो चीज़ें मेरी आ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो ये वैसे बेसिकली ये रहता है डेटा के अंदर तो ये वहाँ से हट जाएगा, ये अभी भी वहाँ पे होगा। मैंने ये एक एक्स्ट्रा बनाया अपने लिए, अपने काम को आसान करने के लिए, कि जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है वो कभी डेटा में मिलता है, कभी होम में मिलेगा, कोई फॉर्मूला बार में मिलता है। तो जो मुझे मन करे उसे इकट्ठा एक जगह पे मैं भर दूंगा भाई अपने हिसाब से। वहीं से मैं मोस्ट यूजिंग चीज़ें अपने आप में एक्सेस करता रहूँगा मैं। और सर वो जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है टाइम का वगैरह का, टाइम का मैं समझा नहीं। डेट का, अच्छा, मंथ, डेट और द ईयर, अच्छा उसका बताता हूँ मैं। वो पीसी से चेंज करना है या फिर यहाँ पे अलग से होता है? दोनों होता है, बता रहा मैं। इसे हटाना है तो करो, ये हट गया। अब देखो क्विक एक्सेस बार, तो ये ऊपर दो बने, एक सेव का बना रहा है, एक ये अंडू का बना है और ये एक और बना है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा बाहर खुला होता है, इसके लिए मुझे अंदर जाना पड़ रहा था न्यू टैब के अंदर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है तो यहाँ पे करो, ये चीज़ें सीधे वहाँ पे चली जाएंगी, ये ऊपर आएगा अब की बार। तो ऐड करो, ये यहाँ पे एक ऐड आ गया। कुछ और भी करना है तो फिल्टर भी लगाना है, तो फिल्टर को भी मैंने ऐड कर दिया। तो देखो ये 3-4 बटन ऊपर आ जाएंगे भाई। क्लिक किया हमने तो देखो ये 3-4 आ चुके। मुझे कभी भी अब कलर करने की जरूरत पड़ेगी ना तो होम के अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहीं बाहर पड़ा है ना, यहीं से सेलेक्ट करो। फिल्टर लगाने ना यहीं से सेलेक्ट करो, बाहर ही तो है फिल्टर। फॉन्ट बदलना है यहीं, होम मेन्यू बार के अंदर जाने की जरूरत नहीं उतना अंदर ट्रेवल करने की। आप यहाँ से भी उस मेन्यू बार को एक्सेस कर पाओगे जो आप वहाँ से करे थे, इस एरो से भी। बस इन सब को हटाना है, रिमूव करिए, वो सॉरी रीसेट कर दो। तो कैंसिल करता हूँ मैं, इस पे किया हमने। मोर कमांड पे जाना, तो ये वाला हटाया हमने, फॉन्ट को हटाया मैंने और ओके कर दीजिए। ठीक है, दो थे। क्या बोला थे आपने? अच्छा टेक्स्ट वाला, ठीक है अभी बता देता हूँ मैं, ये वाला ख़त्म कर लेने दो। अब ये एडिंस है तो एडिंस अब हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ। हाँ आपके ऑफिस में ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप इंस्टॉल करोगे, वैसे जो आईटी वाले ही करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ आप डेट का पूछ रहे थे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिखा, मैंने डेट लिखा, ये डेट लिखा आपने, तो आज है 29 तारीख, तो तारीख मेरा बीच में छप रहा है। अगर मैं इंडियन फॉर्मेट की मैं बात करूँ मैं, तो अब ये देखो सेटिंग्स जो यहाँ पे डेट की सेटिंग्स उठाता है ना, आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स से ये एक्सेल वो वाली सेटिंग्स उठाता है। तो आप देखो आपके कंप्यूटर में क्या सेटिंग्स है, तो वो सेटिंग्स दोनों का अलग अलग नहीं कर सकता कि पीसी का अलग एक्सेल का अलग? हाँ आप कर सकते हो ना, इसकी जाके फॉर्मेटिंग्स में आप कर सकते हो। लेकिन देखो बनाया इसलिए गया है कि ये कन्वीनियंट हो आपके लिए। आपकी पीसी में क्या सेटिंग्स होगी, वो आपके पीसी में यही वाली सेटिंग्स सारे एप्लीकेशन को यूज होंगी। तो मेरे में इंडियन है सब, करेंसी भी रुपीस में आता है। और ये भी इसी वे में आता है, ये इस वे में नहीं आता होगा मेरे में जैसा दिख रहा है आपको, है ना? नहीं मेरा नॉर्मल वे में आता है, DDMMY में। लेकिन देखो आदत यही होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सबके में ना ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है। तो ये आपके आदत में रहेगी तो जितने भी एप्लीकेशंस चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा सारे टेक्नोलॉजी ना गवर्न होती है यूएस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वहीं फॉर्मेट्स मिलते हैं। और जब आप काम भी करोगे ज़्यादा करके जो ग्लोबली काम करोगे, तो मोस्टली जो टेक्नोलॉजी मतलब डिराइव हैं यूएस से ही हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी देखो तो उन्हीं का फॉर्मेट्स ज़्यादा यूज हो रहा है। आप कोई भी यूज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे देखो मान लो वी लुकअप लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो आप, तो देखो आप यहाँ पे वी लुकअप बोल रहे हो। अब ये हो सकता है जापान वाले यूज करेंगे ना तो वी लुकअप को कुछ और ही बोलेंगे, ये ऐसा लिखा नहीं आएगा उसमें। जो फॉन्ट भी जापानीज लैंग्वेज में ही होगा, नाम भी कुछ और होगा।
तो जैसे यहाँ पे कॉमा लगाते हो आप, तो आर्गुमेंट्स देने का सब कुछ तरीका यही रहेगा, जे हिंट में लिखा कुछ और आएगा। तो यहाँ पे जो कॉमा देते हो ना, जो कॉमा नहीं दोगे आप सेमी कोलन दोगे। तो जैसे मैं काम करता था फ्रेंच के लिए, मतलब ऐसे सपोर्ट दे रहा था फ्रेंच को, एक फ्रीलांस टाइप का टास्क था मेरा, तो वहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाता था, सेमी कोलन लगाना पड़ता था। कॉमा लगाता था तो एरर देता था, वो चलता ही नहीं था। तो मुझे समझ में आई थी ये बातें। जो जर्मन वाले हैं वो भी बताते हैं कि कई जगह पे वो कॉमा की बजाय पीरियड्स लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस रहेंगी, वो ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो मतलब हमारे पीसी पे तो नॉर्मली काम करेगा ना? हाँ, हम मतलब मैं बोल रहा हूँ स्पेशल केसेज में, लाइक जैसे आपकी सेटिंग्स, आपके पीसी की सेटिंग्स अगर मान लो फ्रेंच की है, जर्मन की है, तो आप में ये वी लुकअप ना वैसा ही दिखने लगेगा। ये वी लुकअप नहीं दिखाई देगा, कुछ और लिखा आएगा। बट ये फॉर्मूला जब आप भेजोगे ना, ऑटोमेटिकली ये बदल जाता है फॉर्मूला। वी लुकअप लिख के भेजोगे ना, तो जिसमें बदलना है ये बदल जाएगा। और सिमिलरली डेट वगैरह भी ना बदल ही जाएगा। हाँ, सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, कहीं कहीं पे नहीं बदलेगा। तो जैसे देखो हम यहाँ पे टुडे यूज करते हैं, टुडे फंक्शन से आज की डेट छपती है। अब फ्रेंच में टुडे को कुछ और बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, शायद HEAURAY बोलते हैं क्या, शायद टुडे। तो ये आप टुडे ही लिख के दोगे फॉर्मूला के फॉर्मेट में, वो बदल जाएगा। ये देखो जब मैं काम कर रहा था तो कुछ चीज़ें मैंने फेस करी है। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा है, हाँ ये देखो जैसे नीदरलैंड के लैंग्वेज में ये लोग ये बोलेंगे, हम टुडे भले बोल रहे हैं, तो टुडे इक्वल टुडे ब्रैकेट खोल के दोगे ना, तो उनके यहाँ पे जो खुद ही ले लेगा। लक भाई अगर कहीं कुछ ऐसा नहीं लेता है तो आप गूगल करके चेंज करोगे। ये रेयर केस में होता है कि ना ले, अदरवाइज ले लेता है मेरे भाई वो। और ऐसी सीनेरियोज आती नहीं है, कभी ये शायद आ जाए आपको। तो आज के लिए इतना है, बाकी कल पावर क्वेरी देखेंगे हम, और पीवट टेबल को नेक्स्ट स्केल अप करेंगे, ठीक है। तो कल पीवट में हम पीवट्स भी देखोगे और भी चीज़ें देखोगे। सो रिवाइज जरूर करना, नहीं तो चैलेंजेस होंगी फिर।